इस मिलन की में गुप्त तीसरी नदी सरस्वती भी शामिल है, वो भी हमारी है। प्रयागराज और वहाँ लगने वाले महाकुंभ पर चर्चा के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। अमर उजाला इस कॉन्क्लेव के माध्यम से एक सेतु का काम कर रहा है। हमारे अतिथि वक्ता उन सभी बिंदुओं पर अपनी बात रखेंगे जिसका महाकुंभ से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सरोकार है। चर्चा के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एकत्रित आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है। सुबोध जी का बहुत समय बीता है प्रयागराज में, तो कुछ खट्टी मीठी सी यादें कुंभ को लेके, महाकुंभ को लेके, आपके स्टूडेंट लाइफ को लेके। देखिए, आज बड़े विद्वान लोगों का कुंभ को लेकर चर्चा में मुझे सुनने का अवसर मिला। मैं आध्यात्मिक योग नहीं जाऊंगा, इतना योग कहूंगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में 1983 के अंत कुंभ में हम लोगों को जाने का अवसर मिला, और तब का कुंभ और आज का कुंभ एक बहुत बड़ा अंतर आया। उस समय कुंभ एक मेले की तरह था और आज कुंभ एक भारतीय संस्कृति के भाग के रूप में एक उसका वैश्वीकरण हुआ है। अगर आप देखेंगे अभी आप ज्यादा मत जाइए, 2013 वाले कुंभ में अगर आप जाके देखेंगे तो 2013 का कुंभ 8,000 हेक्टेयर में हुआ था। सबसे पहले तो यूपी टूरिज्म और अमर उजाला परिवार को बहुत बहुत बधाई। इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए जितने भी उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनको रोजगार महाकुंभ के बहुत रोजगार मिलता है। जैसे होटल इंडस्ट्री हो गई, ट्रैवल इंडस्ट्री हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, या पर्यटन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सभी को इस महाकुंभ में रोजगार का अवसर मिलता है। और मैं यूपी टूरिज्म के अगर यहाँ कोई बैठे हैं तो उनको एक सुझाव देना चाहूँगा कि देहरादून से पैकेज टूर भी वो अगर यहाँ से शुरू करें तो यहाँ की जनता को बहुत लाभ होगा और महाकुंभ में काफ़ी इसकी संख्या भी बढ़ेगी। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस कार्यक्रम को करने के लिए। धन्यवाद राजीव वर्मा जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो आयोजन है वो भारत की छवि को विश्व पटल पर भी एक पहचान दिलाते हैं और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं। तो अगला प्रश्न मैं विकास कुमार जी हमारे साथ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रैवल पैराडाइज से, और तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं जब हम इस तरह के आयोजनों की बात करते हैं, वहाँ जाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज़ रहती है कि हमारा कंफर्ट लेवल थोड़ा सा अच्छा रहे। तो विगत 15-20 सालों में, क्योंकि आप बहुत सालों से इस क्षेत्र में हैं और बहुत नज़दीकी से आपने ट्रैवल को देखा है और टूरिज्म को देखा है, तो आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि जो कंफर्ट है, जो सुविधाएँ हैं वहाँ तक पहुँचने की, कनेक्टिविटी, वो किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार या अगर उत्तराखंड सरकार की भी बात करें तो किस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिले हैं? धन्यवाद प्रियंका मैम। और मैं अमर उजाला महाकुंभ एनक्लेव के माध्यम से सभी का नमन करता हूँ। और ये जो स्पिरिचुअल की बात हो रही है, स्पिरिचुअल जो वर्ड है वो देश विदेश से लोगों को जोड़ने का काम करता है। देश विदेश से जोड़ने के लिए हमें कनेक्टिविटी चाहिए। क्या चीज़ चाहिए? जिस कनेक्टिविटी और विदेश में जो हमारी संस्कृति को विश्व पटल पे भेज रहे हैं, और जो अभी महाराज जी ने भी बोला, महामंडलेश्वर महाराज जी ने बोला था कि हमारी संस्कृति जिंदा है तो हमारा सनातन धर्म जिंदा है। और ये सब काम हमारे सनातन धर्म के लिए 2014 से हमारी जो भारत सरकार काम कर रही है। पहले हमने देखा राम मंदिर का निर्माण हुआ। राम मंदिर में क्या नाम है, जितने अयोध्या में गए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से हमने बहुत सारी ट्रेन के लिए बहुत कनेक्टिविटी हमारी गवर्नमेंट ने करी है। राम मंदिर जो हम कभी सपने में सोचते थे कि राम मंदिर का निर्माण हो सकता है, राम मंदिर बनेगा, हम वो पीढ़ी है जो राम मंदिर में क्या नाम है हमने अपने सामने राम मंदिर बनते हुए देखा है। ठीक है। और ये महाकुंभ जो है, महाकुंभ में भी जो अभी राम बोरा जी ने बोला कि हम जब बचपन में पढ़ते थे तो कौन सा फेल हो जाएगा और क्या नाम है तो क्या नाम है कुंभ का मेला है। तो ये पूर्ण जो कुंभ आ रहा है
ये कुंभ हमें एक मौका मिल रहा है कि हमें जाना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज की डेट में माननीय नितिन गडकरी जी रोड कनेक्टिविटी, एलिवेटेड रोड, जो हम देश विदेश में टूरिज्म का काम करते हैं, तो हम विदेश में जाते थे, कभी हम सपने में सोचते थे कि ऐसी कोई हमारा एलिवेटेड रोड हमारी बन सकती है क्या, मगर वो हमने सिद्ध करके दिखा दिया। अभी आप देहरादून की बात करो कि देहरादून का हाईवे देहरादून दिल्ली 2-2.5 घंटे में कवर हो जाएगा, कभी सपने में हम नहीं सोच सकते थे। और ये तो रोड कनेक्टिविटी की बात है कि हर जगह कितने एलिवेटेड रोड बन रहे हैं। और ट्रेन पे इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन पे हमारे यहाँ अगर 4 धाम यात्रा की बात करो तो अगले साल अपने क्या नाम है कुंभ में, वो क्या नाम है रुद्रप्रयाग तक ट्रेन जा रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तेजस है, वंदे भारत, जो लखनऊ से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ा है, तो उससे भी महाकुंभ में बहुत यात्री जाने वाले हैं। और छोटे छोटे एयरपोर्ट डेवलप हुए हैं, नोएडा में एयरपोर्ट डेवलप हुआ है, तो छोटे छोटे जो एयरपोर्ट डेवलप होने हैं, गवर्नमेंट जो कनेक्टिविटी पे काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। हर तरीके के होटल्स हमारे यहाँ, कितनी चेन हमारे देहरादून से देख लो, हर जगह बड़ी बड़ी चेन के होटल आ रहे हैं, हर जगह लोग सुहेली। जो अभी कोविड आया था, कोविड के बाद लोगों का एक बढ़ गया है कि एक्सपेंशन पावर बढ़ गई है, लोग जाके लोगों में रहना, लोग एंजॉय करना शुरू कर दिया। और इतने, मैंने अभी कुंभ के बारे में पढ़ा था कि कुंभ में इतने एकड़ जमीन में टेंटिंग फैसिलिटी गवर्नमेंट ने बना दी है, जिसमें स्टैंडर्ड, डिलक्स और प्रीमियम कैटेगरी के टेंट बना दिए हैं, जो बहुत नॉमिनल चार्जेस में 1500 रुपये में 2 नाइट 3 डेज का पैकेज और 2000 रुपये में डिलक्स का 2 नाइट 3 डेज का पैकेज। यहाँ से ट्रेन जाती है, यहाँ से ट्रेन की कनेक्टिविटी लिंक एक्सप्रेस की है, इंटर और क्या नाम वाया फ्लाइट से फ्लाइट की भी कनेक्टिविटी प्रयागराज में बनती है। उसके बाद आप काशी को भी क्या नाम है, बनारस को भी आप कनेक्टिविटी बन सकती है। तो हमारे अभी भी भारतवर्ष में जो हम लोग विदेश जाके पैसा खर्च करते हैं और विदेश में विदेशों को पैसा मिलता है, मगर हमारे भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, देवभूमि में इतनी चीज़ें घूमने की हैं कि हम लोग अपनी यहाँ अपनी अर्थव्यवस्था को खुद ही सुधार सकते हैं। हमें अभी बहुत अपने यहाँ काम करना है और बहुत सारी चीज़ टूरिज्म का है। किसी को टूरिज्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो हम लोग उसके लिए गाइड करते हैं। हमारा निवेदन है कि जिसको टूरिज्म में, जिसे महाकुंभ में जाने का मौका मिल रहा है, वो जरूर जाना चाहिए। बस मैं अपने इस वाणी को इसी चीज़ में प्रणाम दूंगा। कहने के लिए तो बहुत चीज़ है। बहुत सुंदर आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया और आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई कि किस तरह से हम अगर विगत दिनों में देखें और अब कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत की छवि जो है विश्व पटल पे बहुत अच्छी हमारी छवि बन रही है। और इस तरह के महाकुंभ का आयोजन होना, और आज हम अमर उजाला महाकुंभ कॉन्क्लेव के जरिए, इस समागम के जरिए हम शुरुआत कर चुके हैं। हालांकि ये पोस्टपोन हुआ है, पूर्णिमा से शुरुआत हुई है, लेकिन हम शुरुआत कर चुके हैं। और निश्चित तौर पर जो हमारे ये धार्मिक पर्यटन स्थल है, ये वैश्विक पर्यटन का प्रवेश द्वार बनेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और अमर उजाला परिवार आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद कहता है। बहुत धन्यवाद आप इस समय नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से अमर उजाला महाकुंभ कॉन्क्लेव में। हम सभी इस बात को फख्र से कहते हैं कि हम इस पवित्र देवभूमि के वासी हैं, जो गंगा की जन्मस्थली के रूप में समूचे विश्व में आध्यात्मिक और प्राकृतिक धरोहर का प्रतीक है। ये वो राज्य है जिसने आयुर्वेद की जलधारा बहाई, मानवता को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाया और चिपको आंदोलन जैसे ऐतिहासिक प्रयास के माध्यम से पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण का अमूल्य संदेश दिया। और आज इसी देवभूमि में हम महाकुंभ पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का ये मंच न केवल एक संवाद का अवसर है, बल्कि एक जिम्मेदारी का आह्वान भी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सार्थक कदम उठाएं। और मेरे साथ मंच पर 3 ऐसे व्यक्तित्व बैठे हैं जो केवल विचारों के वाहक नहीं, बल्कि कर्मठता और परिवर्तन के प्रतीक भी हैं। तो सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी से, क्योंकि आप पर्यावरण के संरक्षक हैं, पर्यावरण के चिंतक हैं, पशु पक्षियों से आपका प्रेम है, आपका प्रकृति से लगाव है। इसलिए पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि जो मेले लगते आ रहे हैं, जो कुंभ मेले लगते आ रहे हैं, नदियों किनारे बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, आपका इस पर क्या दृष्टिकोण है? सबसे पहले मैं साधु संतों को प्रणाम करते हुए अपनी बात कहूंगा और हमारे बीच में माननीय मंत्री जी हैं, जिनको प्रति मेरी भावना यह है कि वे
जो कुछ भी करते हैं वो बड़ा विज्ञान आधार होता है और समझ के साथ करते हैं। तो ऐसी सभा में जहाँ इतने महानुभाव हैं और हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं, कुंभ, जो हमारी आस्था और अध्यात्म का, और सत्य तो यह है कि हम जिस तरह से भी कुंभ को परोसते हैं उससे भी ऊपर कुंभ है। क्योंकि अगर आप इसकी गहराई में जाने की कोशिश करें और समझ बनाएं तो शायद आने वाले समय में, जैसे कि आपने कहा है और एक शब्द आपने बोला, पवित्रता, ये एक ऐसा सवाल है। अगर नदियां कहीं हमारा साथ छोड़ रही हो और मंथन जिस समुद्र में हुआ हो, और ये भी वैज्ञानिक तरीके से समझ लेना चाहिए कि आखिर हमारी पौराणिक कथाओं में समुद्र को ही क्यों मंथन का बनाया, क्योंकि समुद्र सबसे बड़ा है पृथ्वी में और सबसे ज्यादा संसाधन युक्त अगर कहीं हमारे बीच में है तो समुद्री है, इसीलिए उसे ही मंथन का आधार था। और वो भी समझ बनानी चाहिए कि वो मात्र कोई चीज की प्राप्तियों के लिए नहीं था, बल्कि वैचारिक पहलू उसमें बहुत महत्वपूर्ण था। और सबसे भी कि जहां संधि कराई गई थी कि देवताओं की भी और दैत्यों की, और सबने मिलकर कार्य किया। मुझे लगता है कि हम कभी कभी आस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है और आस्था में अंधा भी नहीं हुआ जा सकता, और आध्यात्म हिस्सा जो कुंभ का है वो हमें जागरूक करता है। तो ये कैसे हम नकार दें उस बड़े सत्य को कि पिछले लगातार लंबे समय से अगर नदियां कहीं साथ छोड़ती हों और हम इस ओर उतने गंभीर न हो, तो अब आने वाले समय का कुंभ इन संदेशों के साथ भी होना चाहिए कि जब नदियां बचेंगी, गंगा की पवित्रता बनी रहेगी। क्योंकि यह बात कुंभ में और ज्योतिषों ने और साधु संतों ने कहा है, और ये बात स्वीकार्य, तत्पिंडे यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे। मतलब क्या है कि आपका जो शरीर है वो ब्रह्मांड है और पूरा ब्रह्मांड आपके शरीर का हिस्सा है। ये क्यों कहा? ये इसलिए ही कहा कि हम कुंभ को इस ओर भी समझे कि अगर हमारे चारों तरफ की परिस्थितियां, पारिस्थितिकी, नदी, जंगल, हवा कहीं अगर सही नहीं है तो वो हमारा विषय वैचारिक है। और मुझे लगता है कि कुंभ स्नान के अलावा विचार का भी एक बड़ा मंच बनना चाहिए कि आने वाले समय में हम किस तरह से कुंभ को समझें और उस पवित्र स्थान और उस स्नान को, जो कि 4 स्थानों में होता है कुंभ, अर्धकुंभ होते हैं, इसकी समझ आने वाले समय के लिए क्या होनी चाहिए। मैं तो साधु संतों से ही ये प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं और मेरे बहुत से लोग देश में प्रकृति पर्यावरण के प्रति गंभीर हैं, चाहते हैं कुछ बदलाव आए, लेकिन अब कहीं लगता है जब करोड़ों लोगों का एक स्थान पर जुटना, एक आस्था के साथ जुटना, तो वो कहीं संदेश भी बनाता है जो कि स्नान से ऊपर उठ के भी होना चाहिए, मोक्ष प्राप्ति का। अब हालात इतने गंभीर हैं कि हम किस दम के साथ करेंगे कि स्नान करेंगे, तरेंगे कि मरेंगे। हमने नदियों की विज्ञानी रपट आपके सामने है। तो अगर हम आज, और साधु संतों की ही सबसे बड़ी भूमिका, सरकार को भी मैं पीछे डालता हूं, क्योंकि आप आस्था के प्रतीक हैं, आध्यात्म के गुरु हैं। आप जब इन मुद्दों को लेकर के उसको, उस पहलू को, वैचारिक को लेकर आप लोगों के और करोड़ों लोगों के बीच में जाएंगे, तब शायद हम इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड और अपने पिंड का सही मतलब में हम न्याय कर पाएंगे। क्योंकि कुंभ में पहले योग होता था, ध्यान होता था। कुंभ में आध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या और आत्म विद्या पर चर्चा होती थी। और कब होती थी? बोले माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। तो सब आते थे। सिर्फ साधु संतों का, कई लोग ये कहते हैं साहब ये जो कुंभ का मेला है ये साधु संतों का है। मैं कहता हूं मनुष्य मात्र का ये पूर्ण कुंभ है, जीव मात्र का ये पूर्ण कुंभ है। और यहाँ अगर ब्रह्म विद्या का, आध्यात्म विद्या का, आत्म विद्या का अभ्यास किया जाए, ऐसे मंच तैयार हों, आज ये आवश्यकता है। ठीक है, हमारे 13 अखाड़े उसमें विशेष रूप से, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी इस देश में साधु था, आज भी है। और जब तक त्रिवेणी में एक बूंद जल की रहेगी, त्रिवेणी के जल को पानी नहीं बोलते हैं,
गंगा के जल को पानी नहीं बोलते हैं, यमुना के जल को पानी नहीं बोलते हैं। पानी बोलेंगे तो पाप लगेगा और जल बोलेंगे तो पुण्य लगेगा। पानी में और जल में अंतर होता है, पानी में और जल में अंतर होता है। पानी टैंक से आता है, लेकिन आज एक चीज हमको और समझनी होगी, वृक्ष है तो फलदार नहीं है, नदी है तो उसमें जलधार नहीं है, आदमी है तो वो वफादार नहीं। हमें वृक्ष को फलदार बनाना है, नदी को जलधार बनाना है, आदमी को वफादार बनाना है। वो तब बनेगा जब वो धर्म और आध्यात्म से जुड़ेगा। मेरा ये मानना है, सबका अपना। अभी हमसे पहले जो वक्ता बोले हमारे जोशी जी ने भी, आप जब आपके एंकर ने प्रश्न किया था, मैं आपको निवेदन करूं, संसार पुरुष और प्रकृति का संयोग है। पुरुष प्रकृति से महातत्व है, महातत्व के 3 भेद हैं। ये ऐसे ही क्रम चला हुआ है। खोली का गणेशा है, डणा हो या मोरी का नारणा है, डणा हो या गंगा मुना है, डणा हो या बदरी केदारा है। सभी को मेरा प्रणाम। आपको तो ये विदित है कि कोई भी धार्मिक आयोजन हो या कोई भी आयोजन हो तो उससे पहले भगवान की स्तुति गाई जाती है, की जाती है कि हमारा जो कार्य है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। ठीक उसी क्रम में प्रयागराज में जो कुंभ होने जा रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में जो ये देवभूमि के द्रोण नगरी में जो आयोजन हो रहा है वो भी भगवान की स्तुति ही है। देवभूमि से ही माँ गंगा, माँ यमुना का उद्गम हुआ है और बैकुंठ धाम बद्रीनाथ में के पास माणा में माँ सरस्वती दृष्टिगोचर हुई है और फिर वहीं पे अदृश्य हो जाती है। लेकिन ये तीनों नदियाँ प्रयागराज में संगम होता है। इसी तरह से आज इस कार्यक्रम स्थल पे भी 3 नदियों का संगम है। हमारे बीच माँ गंगा से गंगा सभा के अध्यक्ष हैं, माँ यमुना के रूप में हमारे बीच यमुनोत्री के रावल श्री अनिरुद्ध उनियाल जी हैं और जो यहाँ पे विद्वत जन, बुद्धिजीवी और संत लोग एकत्र हुए हैं, इनके शब्दों के रूप में हमारे बीच में माँ शारदा विराजमान है। और निश्चित रूप से जो ये मंथन होगा और इससे जो अमृत निकलेगा वो जो महाकुंभ होने जा रहा है उसमें भी प्रयास अच्छा रहेगा। में 1 माह 15 दिन 7 दिन कल्पवास भी करें। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं अरण्य गुहा कुलनादिषु योगाभ्यासोपदेशः, न्याय दर्शन कहता है। और स्नान, तप और ये जो स्वाध्याय की परंपरा है, ये परंपरा भी सदैव बढ़ती रहनी चाहिए। घर पर योगाभ्यास करने से भी कोई हानि नहीं है, लेकिन विधि का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। निवेदन आपसे करूं, क्योंकि अगर मैं ये कहूंगा मैं सुबह सुबह अखबार पढ़ता हूं तो आप मेरे पर शक करोगे कि आप गीता नहीं पढ़ते हो क्या। लेकिन कई बार अमर उजाला का जो संपादकीय है, नहीं, वो लोग क्या करते हैं, आप लोगों पर कम शक करते हैं, हम पर ज्यादा करते हैं। क्योंकि उनके दिमाग में एक बात है कि साधु के सिराने गीता होनी चाहिए, भागवत होनी चाहिए, ग्रंथ होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।